नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए जोरदार प्रचार प्रसार किए गए थे, जिसका आज आखिरी दिन है। इस मौके पर आज रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा में भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में अलग कल्चर था। अभी फोकर्स में घोटाला, सभी जमीनों में घोटाला और कई घोटाले होते थे। पहले देश में कुछ लोग फायदा उठाते थे और योजनाएं बनती थी, लेकिन देश की जनता के लिए योजनाएं बन रही है। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि नायक वोट हो, उन्नति वोट हो या हमारा बेटा शादी का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र से एक तरफा जो है आप सबका समर्थन मिलने वाला है और इस क्षेत्र से भारी बहुमत से एक तरफा कमल खिलने वाला है। ये मां पूर्णागिरी की भूमि है और मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं कहूं कि आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से 2017 में भी और 2022 में भी आपने हमारे कैलाशदा को भारी समर्थन देकर और एक नया इतिहास बनाकर कि उत्तराखंड बनने के बाद जब से एक विधानसभा बनी है हमारी चंपावत, तब से लेकर अभी तक कभी भी विधायक भी दोबारा नहीं बनता था। एक ही बार बनता था, दूसरी बार दूसरा बन जाता था। इस बार पहली बार आपने उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार सत्तारूढ़ दल का महंगाई, बेरोजगारी और जन सरोकार को लेकर देना नहीं चाहती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रतिम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार जिस तरह के कृत्य करती है उससे सब अवगत होता है। बीजेपी का देश के लिए एक एजेंडा है जिसमें आपसी सौहार्द को समाप्त किया जाएगा। जहां सत्तारूढ़ दल अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है, वही बांटो और राज करो बीजेपी सरकार का भी एजेंडा है। कार्रवाई नहीं की, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। एक जुमला दिया तो उसको छोड़ करके फिर दूसरा नया जुमला दिया। आज हालात बद से बदतर हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्ड खेलती है सांप्रदायिकता का, उसका नंगा नाच जो है देश के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है। तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहाँ लागू हो रहा है। और इसके लिए हमने देखिए यहाँ तो उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जल्द चिकित्सकों और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिए जाने की जगह उन्हें मात्र रेफर किया जा रहा है। वहीं रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड समेत सरकारी
आवासों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। वहीं अल्ट्रासाउंड मशीनों के लिए संचालन करने के लिए टेक्नीशियन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये लगातार सूचना आ रही थी कि बागपुर क्षेत्र में कुछ युवक स्मैक वगैरह का धंधा कर रहे हैं, तो इस पर हमारी टीम सतर्क थी और इस पे हम लोग कल शाम जब इसमें चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान केशववाला मोड़ से इसमें बब्बू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7.37 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही साथ कुछ उसके द्वारा जो माल बेचा गया उसके 1,03,200 रुपये उससे बरामद हुए हैं और उसके पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोनों को चेक किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लोगों से इसकी बातचीत और इसके मैसेजेस मिले हैं। उसके आधार पर भी इस मुकदमे में हम लोग अन्य लोगों को देखेंगे कि उनके क्या रोल है इस मुकदमे में उनका। इसके साथ ही इसका बताया जा रहा है कि किसी इकराम से इसने ये खरीदी है और आगे इसे बेच रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्दी इसमें अन्य लोगों की भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। जहां जावलकर ने बताया कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यात्रा के दौरान की गई बुकिंग को लेकर भी पास देना अनिवार्य होगा। चेकिंग केवल QR कोड को दिखाकर ही यात्री यात्रा कर सकते हैं। यात्री के द्वारा दी गई बुकिंग को लेकर कोई गलती इन्फॉर्मेशन सामने आई है। वहीं पर्यटन सचिव ने सभी यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भी अपील की। सोमवती अमावस्या में बहुत संख्या में लोग ज़रूर आते हैं और इस बार भी बहुत संख्या में लोग आएंगे। इसके संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा अपनी कार्रवाई करी हुई है। कल आयुक्त महोदय और आपके DGP साहब और मुख्य सचिव महोदय कल भी बैठक कर ली गई थी। केवल उसमें ये था कि जितने भी यात्री आते हैं उनको तो सहूलियत दी जाएंगी, लेकिन कोई अगर उनमें से फिर बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं यात्रा के लिए जो है जाने का प्रयास न करे, इसके लिए भी हम लोगों को कुछ एहतियातन कदम उठाने होंगे। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है और उसके अनुसार कार्रवाई। कोरोना काल के निराशाजनक 2 वर्ष के बाद चरम पर चल रही चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में यात्री बसों की कमी होने लगी है। इसके कारण तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंजीकरण के बावजूद कई बार उन्हें वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए हरिद्वार के ट्रैवल व्यापारियों ने सरकार से मदद मांगी है। वहीं बस मिलने के इंतजाम में उनका पैसा खत्म होने पर कई यात्री वापस भी लौट रहे हैं। वहीं इस मामले पर ऋषिकेश के डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र नेगी ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बसों की कमी को पूरा करने के लिए ARTO, पुलिस विभाग और संबंधित समितियों के साथ बैठक की है। यहाँ पर ऋषिकेश जो बस टर्मिनल है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी चल रही है। अभी स्लॉट फुल है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कुछ देर के लिए रोका गया है। जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो यात्रियों को हमने सूचना दे दी है। इसके साथ ही यहाँ से जो बस की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने आज पुलिस और RTO डिपार्टमेंट और अन्य जो इससे जुड़े हुए समितियाँ हैं, एसोसिएशन, उनकी बैठक ली और उसको लेकर के हम जो लोग 20 से गाड़ियाँ निकाल दे रहे हैं बस अड्डे से बाहर से, उन पर दबिश दे रहे हैं। कल ही हमने एक बस को जो है सीज किया है और अन्य भी चालानी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। सर, किसी तरह की समिति बनाई गई है इसको लेकर? हमने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जिसमें तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में है और एक पुलिस के वरिष्ठ उप निरीक्षक हैं और एक परिवहन विभाग के परिवहन कर अधिकारी प्रथम श्रेणी के हैं। सर, कुछ फर्जीवाड़ा भी सुबह आम मिला है। कल परसों भी एक मामला ऐसा आया था जो रजिस्ट्रेशन को लेकर मामला आ रहा है। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ कैफ़े वाले जो है 100, 150, 200 रुपये ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली में स्लॉट जो है फुल है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। तो जो कैफ़े वाले ने भी किया है वो तो डेट, तो जो स्लॉट है कंप्यूटर ने जो उठाया, सॉफ्टवेयर ने, वही मिला है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि कैफ़े वाले ने कोई ऐसा गलत काम तो किया नहीं है,
26 जून मिला है, 27 जून मिला है, तब वो सॉफ्टवेयर ने स्वयं डेट दी है। अब रही बात उसकी कि लोग अपने स्वयं से जा रहे हैं यहाँ काउंटर छोड़ करके, हम उनको आगाह कर रहे हैं कि दलालों के उसमें न। मेरा नाम दीनदयाल स्वामी है। कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, कहाँ जाना है और कब से यहाँ पर है? मेरे को चारों धाम की यात्रा करनी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जम्मोत्री, गंगोत्री। 4 दिन हो गए मेरे को। 24 तारीख से यहाँ हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने से लेके होटल रेस्टोरेंट सब बुक है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं धूप में। धर्मशाला कुछ नहीं है, जहाँ जाने डबल रेट पे पैसे मांग रहे हैं। और बाहर जो घूसखोर बैठे हुए ये कह रहे हैं पंजीकरण भी कर देंगे, गाड़ी भी दे देंगे। 10,000 की जगह 20,000 मांग रहे, 25,000 मांग रहे, 2-2, 3-3 आदमियों के। ना कुछ व्यवस्था है, ना कुछ देख रही है, ना सरकार सुन रही है। और हमने 23 तारीख को आके रमेश पवार से बुकिंग ली थी गाड़ी की, ऊपर चारों धाम की। ये रमेश पवार, तो अब उसने बोला हमको कि आज नहीं और कल आपको गाड़ी दे दूंगा। अब उसने कल करते करते आज 5वां दिन हो गया है। कल हमको ये गाड़ी के नंबर भी दिए उसने कि ये नंबर की गाड़ियाँ तुमको लगेगी। कल हमने वो गाड़ियाँ भी देख ली। आज जाके वो बोल रहा है कि वो गाड़ियाँ नहीं जाएगी, बोला कि वो 2 धाम के लिए है, ये आपको 4 धाम के लिए कल फिर देंगे। अब ऐसा करके हमारे साथ वो धोखाधड़ी कर रहा है सर। 5 दिन हो गए सर। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमको जाना है ना। और रहने के तो क्या, हम यहाँ फुटपाथ पे पड़े हैं सर। कोई धर्मशाला नहीं। हम सारी जगह घूम गए हैं, सब 12,000, 15,000, 18,000 ऐसे मांग रहे हैं धर्मशाला वाले। अब हम कैसे पूरेंगे सर 18,000 में? खाने वाने की व्यवस्था? खाने की तो हमारे पास है सर, खाना तो हम खा रहे हैं, हम बना के खा रहे हैं। राशन कब तक का राशन? अब क्या, अगर ऐसे रुके तो हमारे पास तो 10 दिन का राशन है, ऊपर जाने का 10 दिन है हमारा। अब वो उसमें से 5-7। चारधाम यात्रा के साथ वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र में लगातार पर्यटकों के वाहन का दबाव बढ़ रहा है। वहीं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस कड़ी मशक्कत करते हुए दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद तीर्थ यात्रियों का वाहन मुनि की रेती के तपोवन क्षेत्र से होकर जा रही है। वहीं जबकि राफ्टिंग करने के लिए शौकीन पर्यटन भी ऋषिकेश होते हुए तपोवन पहुंच रहे हैं। इसलिए दोनों ही क्षेत्रों में वाहन की लंबी लंबी कतारें लगती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जनपद टिहरी और देहरादून की पुलिस आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए ट्रैफिक चला रही है। वहीं जिसमें जाम की स्थिति नहीं हो मगर वाहन रेंग कर चल रहे हैं। मुनि की रेती क्षेत्र में सभी पार्किंग वाहनों से फुल है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे होंगे कि आज वीकेंड पे कितना ट्रैफिक है। एनसीआर क्षेत्र से हरिद्वार और मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली क्षेत्र से कितना ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। सुबह से लगातार लाइन टूट नहीं रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी लाइन न टूटे, कोई ओवरटेक न करे, ट्रैफिक हमारा लगातार चलता रहे। इसके लिए हमने जो है ब्रह्मपुरी में जो हमारा श्रीनगर से ट्रैफिक आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हमने डाइवर्ट कर दिया गरुड़ चट्टी की तरफ को। इसलिए शहर में थोड़ा ट्रैफिक कम आ रहा है। लेकिन जो बाहर के दिल्ली क्षेत्र से, जो हरिद्वार की तरफ से हमारा ट्रैफिक आ रहा है, वो लगातार चल रहा है। एक टीआई हमारे लगातार जो है ब्रह्मपुरी में खड़े हैं इंटरसेप्टर के साथ में, और एक टीआई हमारे भद्रकाली में खड़े हैं जो पूरे इलाके को जो है नटराज तक जो है कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और डीजीपी महोदय द्वारा, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा सीओ ट्रैफिक टिहरी को नोडल के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि हमारा तीनों जिलों का ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और मुनि की रेती, इनका हमारा सामंजस्य बना रहे और हमारा पूरा कंट्रोल है। इसलिए आज जो है ट्रैफिक लगातार सुगमता से चलता रहा। शनिवार रविवार को हैवी वाहनों को रोकने के निर्देश दिए कि शिवपुरी में, भद्रकाली में रोका जाएगा। क्या ये चल रही है प्रक्रिया? बिल्कुल, सुबह 8 बजे से और रात्रि 8 बजे तक शिवपुरी में भी और ये हमारे भद्रकाली पे भी यहाँ पे भारी वाहन रोके जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कोई भी भारी वाहन अंदर शहर में नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई और योजना, किसी प्रकार की परेशानियां पुलिस के सामने आ रही हैं? किस प्रकार से महसूस? नहीं, परेशानियां कुछ नहीं है। हम लोग सुबह 8 बजे से हमारी ट्रैफिक की ड्यूटी शुरू हो जाती है और रात्रि जब तक ट्रैफिक थोड़ा हल्का नहीं होता है तब तक ड्यूटियाँ रहती हैं। हर जवान अपनी बराबर ड्यूटी कर रहा है और अनुशासन के साथ ड्यूटी कर रहा है। कोई समस्या। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड हवलबाग के कई क्षेत्रों में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर मौके का
निस्तारण का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के विद्यालयों के पठन पाठन की समीक्षा कर छात्रों के साथ स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़कों का भी जायजा लिया। नहीं हो रहा यार, क्या है? समय से ये जिला पंचायत क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि आप लोग सभी अधिकारियों को लेकर हमारे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करें। सड़क के, बिजली के, पानी के विभिन्न मुद्दे जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, उनके द्वारा उठाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही स्थलों का निरीक्षण भी किया गया है और जो समस्याओं के समाधान हो सकते हैं उनके लिए जिन बच्चों को क्लासरूम में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए वो सैकड़ों पर आंदोलन कर और दफ्तरों के प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मामला जोशीमठ राजीव गांधी अभिनय विद्यालय के छात्र छात्राओं से जुड़ा है, जहां शनिवार को छात्रों ने विद्यालय को राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में विलय किए जाने के विरोध में एसडीएम कार्यालय में धरना दिया है। वहीं उस पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। जोशीमठ राजीव गांधी अभिनय विद्यालय के 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने शनिवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यालय परिसर में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। छात्रों की इस मासूमियत को देखकर और उनकी मांग को सुनकर जोशीमठ एसडीएम कुमकुम जोशी ने अपने कार्यालय से बाहर आकर इन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका विलय कर दिया गया है, तो इसके विरोध में बच्चे ये कह रहे हैं कि वो अब अंग्रेजी माध्यम में क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो अब ये इंटर कॉलेज में इनको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि वो अब इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदी माध्यम में इनको पढ़ाई करनी होती है। और ये बच्चे, अभी मैंने इनसे बात की, ये हमारे जो जोशीमठ क्षेत्र के सबसे सुदूर क्षेत्रों के बच्चे भी हैं, जैसे कि सुभई से बच्चे हैं, सुराईथोटा से हैं, रैणी से हैं और काफ़ी ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तो वो पूरी मेहनत करके परिवार जोशीमठ क्षेत्र में रह के इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में मेरे द्वारा पहले भी ज्ञापन लिया गया है और जिलाधिकारी महोदय को आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। दूर गांव से आया हूँ, लांजी गांव से आया हूँ। मेरी समस्या यही है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्कूल बंद होगी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मैं 10th का विद्यार्थी हूँ। मैंने 2-3 चैप्टर ऐसे ही पढ़ दिए हैं इंग्लिश में, और अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो मेरा सबसे बड़ा लॉस वही होगा और बोर्ड में ढंग से नहीं दे पाऊँगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे स्कूल खोलने का। पौड़ी जिले के सपलोडी गांव में ग्रामीणों के पिंजरे में फंसे गुलदार को जिंदा जलाने पर भारी पड़ गया है। वहीं वन विभाग ने थाना कोतवाली पौड़ी में 150 से अधिक ज्ञात और अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिससे ग्रामीणों को कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं थाना कोतवाली एफआईआर दर्ज करते ही अब घटना की जांच शुरू कर दी। चौकी पाबो क्षेत्र जो कोतवाली पौड़ी के अंतर्गत आता है, इसमें जो क्षेत्रीय वन दरोगा है उनके द्वारा हमें एक लिखित में तहरीर दी गई थी कि वहाँ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ग्राम सपलोड़ी, सरना और उसके आसपास के कुछ लगभग 150 ग्रामवासी और जिसमें कि ग्राम प्रधान भी शामिल हैं, इनके द्वारा जो उनके पिंजरे में जो गुलदार फंसा था और उसको जो है जबरन जो है उसको जो है आग लगा दी गई उसमें और उसको मार दिया गया। इस संबंध में हमारे यहाँ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी पाबो द्वारा की जा रही है। जिसमें गुलदार ने एक महिला को हमला करके मार दिया गया था और जैसे ही इसका पता चला उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने पिंजरा लगाने की कार्रवाई की और जो लोकल स्टाफ था या जो भी सहायता चाहिए हुई थी उन स्टाफ को, उसकी सहायता से ही पूरे क्षेत्र में उस विशेष रूप से उसी सपलोड़ी गाँव के एरिया में जहाँ घटना हुई है उसमें सघन गश्त करवाई गई और गश्त के साथ साथ जो भी कार्यवाही जरूरी हो सकती थी वो सभी पूरी की गई थी। और इसी का परिणाम था कि 24 मई को हमें सूचना मिली कि सुबह के टाइम कि वहाँ पर जो पिंजरे लगाए गए थे उनमें बाघ पकड़ लिया गया है या कहें कि कैद हो गया है। सूचना मिलते ही पौड़ी रेंज के द्वारा कार्रवाई की गई कि उस बाघ को पिंजरे सहित रेंज कैंपस में लाया जाए और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाए। जब स्टाफ इसको लेने गया सपलोड़ी गांव के पास जहां पिंजरे में बाघ कैद किया गया था, गांव वालों ने उसका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किया
और उस बाघ को वहाँ से पिंजड़े सहित उठाने नहीं दिया गया। 4-5 गांव के लोग जो थे वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करके जब उठाने की कार्रवाई की जा रही थी, उसी में बाघ के चारों तरफ परकुंडे और ये सब चीज़ें लगा के उसको जिंदा जला दिया था। जब जिंदा जला दिया गया था तो उसमें भी विधिक कार्रवाई जो होनी थी वो भी पूरी की। अल्मोड़ा जिले के विकास सल्ट में तल्ला सल्ट में विधायक महेश जीना ने राजकीय महाविद्यालय तल्ला सल्ट नेवल गांव में पहुंचकर निर्माणाधीन विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। विधायक ने जीना में 3 करोड़ से लागत बन रहे 900 वर्ग मीटर में बन रहे नव विद्यालय भवन का पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और मीटिंग हॉल के कार्य प्रणाली का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का और विस्तार किया जाएगा। विद्यालय में निर्माणाधीन विद्यालय के कार्यरत ठेकेदारों को निर्माण कार्य गुणवत्ता सामग्री बेहतर करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं महाविद्यालय की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भवन निर्माण कार्य के लिए जमीनदाताओं को विधायक महेश जीना ने पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर दी है। साथ ही माल रोड पर कार्य भी शुरू करवा दिया है। वहीं माल रोड के बीच विभाग की तरफ से एक सेफ्टी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी जमकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। साथ ही मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्य सचिव स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मसूरी जो है सदैव से जो है एक पर्यटन स्थल है और स्टेट गवर्नमेंट और उच्चाधिकारी जो है हमेशा इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसमें व्यवस्थाओं के संबंध में हमेशा जो है इसको व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर जो है निर्देश देते रहते हैं, जिससे कि स्टेट की एक अच्छी छवि जो है यहाँ आने वाले टूरिस्ट के सामने जाए। अभी प्रथम चरण में जो हम काम कर रहे हैं वो रेस्टोरेशन से संबंधित काम है। जो प्राधिकरण ने पूर्व में करे भी हैं वो काम समय के साथ कुछ ख़राब हो गए थे, चाहे वो रेलिंग की पेंटिंग हो, हवाघर हो या हमारे म्यूरल्स हों, इन सबको रेस्टोर कर रहे हैं। और जो यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक और आप मतलब जनोपयोगी चीज़ है और पर्यटकों को उसकी कमी भी यहाँ पे महसूस होती है, जो यहाँ पे पूर्व के निर्मित टॉयलेट्स हैं उनके जीर्णोद्धार का कार्य भी प्राधिकरण जो है अपने हाथ में ले रहा है, उनको कर रहा है। और उसको करने के बाद ये निर्णय हुआ भी है कि जीर्णोद्धार हम करें और उसके बाद उनका रख रखाव जो है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट कारक है और वो जो है होटल एसोसिएशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।